मुझे फीमेल को सेटिस्फाई करना है, मुझे उसको Right. सब कुछ देना है, मेरी साइज़ मैटर करती है या फिर इतना देर चलना चाहिए। सेक्स कर रहे हो उसमें से 90% जो है वो फोरप्ले होना चाहिए Okay. और सिर्फ 10% आपको इंटरकोर्स प्रॉपर होना चाहिए। जो मेल्स है इफ़ दे आर जल्दी ख़त्म हो रहा है, उनका इरेक्शन जल्दी ख़त्म हो गया। मतलब मेल स्टिमुलेट हो गया मतलब उसमें इरेक्शन आ गया। इरेक्शन क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ता है। स्त्री इज लाइक अ स्त्री, हाँ, उसको बटन जलाने के बाद में गर्म होने को टाइम लगता है। जैसे आपने सर इरेक्शन बोला कि जितना ब्लड फ्लो रहेगा उतने ज़्यादा टाइम तक हम इरेक्टेड रहेंगे। तो ब्लड फ्लो कैसे इम्प्रूव करना चाहिए? वर्कआउट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है एंड वेट लॉस कर चुका है वो, तो क्या वो टाइम पे उसका साइज भी बढ़ेगा एंड क्या इट विल हेल्प हिम टू लास्ट लॉन्गर? हेलो एवरीवन, आज हम और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड लेके आ गए हैं। आज का टॉपिक है सेक्सोलॉजिस्ट। ये टॉपिक पे बात करना बहुत कम लोगों को पसंद है एंड इसको गाइड करने के लिए आज हमारा साथ है डॉक्टर अतुल। वेलकम टू द मानव शो सर। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू मानव। ओके सर, जब इस टॉपिक पे बात करते हैं काफ़ी कम लोग बात करते हैं, हमें ये चीज़ पता है। सो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जो डोपामीन होता है, ऑक्सीटीन होता है, सेरोटीन होता है, तो ये हमारे सेक्स ड्राइव को कैसे शेप करता है? डेफिनेटली अभी क्या है ना कि जैसे सेरोटोनिन है, डोपामिन है, तो ये नॉर्मली प्लेजर के लिए, नॉर्मल के लिए या फिर हमारा मूड होने के लिए वो ज़रूरी है। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट तो वो बात है। ऑक्सीटोसिन और सीरोटोनिन है वो बाद में आता है। मतलब Okay. जब सेक्स होता है, सेक्स से प्लेजर मिलता है, तो वो ऑक्सीटोसिन बॉडी में हमारे मतलब वो सिक्रीट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अच्छी फीलिंग आती है, फील गुड की फीलिंग आती है और उसको लव हार्मोन भी बोलते हैं। मतलब जो बार बार अगर होता है तो उस वजह से जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तो उसकी वजह से दोनों में वो बॉन्डिंग या फिर लव की जो फीलिंग है वो तैयार हो जाती है। तो उसके लिए वो मतलब इम्पॉर्टेंट है। और डोपामिन भी वही है, जब आप बार सेक्स जब आप करते हो तो उसकी वजह से क्या है कि दिमाग में डोपामिन तैयार होता है। तो एक रिवार्ड सेंटर होता है हमारे ब्रेन में, तो वो रिवार्ड सेंटर को जाके हिट करता है कि मुझे अच्छा लगा है, तो फिर मुझे अच्छा लगा है तो फिर अगली बार मुझे और चाहिए। तो दिस गोज़ ऑन कि मतलब सेक्स करने की वजह से डोपामिन बॉडी में सिक्रेट हो जाता है, तो वो रिवॉर्ड को सेंटर को हिट करेगा, तो वो उसकी वजह से उसको लगेगा कि मुझे और करना है। तो ये जो है वो चलते रहता है। हम बहुत बार जो देखते हैं कि डिप्रेशन में बहुत बार ये सीरोटोनिन डोपामिन कम हो जाता है और जिसकी वजह से फिर उनको प्लेजर या फिर उनको इच्छा ही नहीं होती है। तो इट्स मस्ट, मतलब ये हार्मोन्स ज़रूरी है कि उनका एक बैलेंस हो, एक प्रॉपर लेवल हो, जिसकी वजह से उनको मतलब सेक्स में इंटरेस्ट भी आए और उस सेक्स का मज़ा भी वो ले सकें। ओके। सो अगर ये लेवल्स हमारे बैलेंस नहीं है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? उसके लिए जो है वो सिम्टम्स देखना बहुत ज़रूरी होता है कि मानसिक बीमारियां बहुत सारी है या फिर जो हमारा मूड है उसको भी एसेस यूजुअली हम साइकाट्रिस्ट करते हैं। तो डिप्रेशन में यूजुअली क्या होता है कि ये सीरोटोनिन डोपामिन कम होता है। एंजाइटी के जो इश्यूज़ होते हैं उसमें भी ये डोपामिन तो ठीक है, लेकिन सीरोटोनिन बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे चीज़ों में जब वो सिम्टम्स बताते हैं तो सिम्टम्स की हिसाब से वो डायग्नोस किया जाता है कि ये सब इश्यूज़ है और उसके हिसाब से वो ट्रीट किया जाता है। बहुत बार क्या है कि लोगों को लगता है कि ये मेजर करना चाहिए, मेजर होता है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और सिंपल लैबोरेटरीज में ये जांच नहीं होती है। ये बहुत महंगी जांच है और वो यूजुअली रिसर्च लेवल पे होती है, तो इट्स डिफ़िकल्ट। तो सिम्टम्स लेवल पे अगर आपको लगता है कि आपको सेक्स में इच्छा नहीं हो रही है, सेक्स में मज़ा नहीं आ रहा है, तो यू कैन गो टू द साइकेट्रिस्ट। और उसके साथ में अगर कुछ बाकी भी स्ट्रेस है, बाकी कुछ मानसिक इश्यूज़ है, तो उसके बारे में डिस्कस होना बहुत बार ज़रूरी होता है। हम साइकेट्रिस्ट वो करते हैं जब भी क्योंकि हमें मालूम है कि मेंटल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड है। तो जब भी वो आते हैं तो उनकी जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो उनको ये पूछते ही है कि दिन कैसे जाता है, स्ट्रेस है क्या या फिर बाकी कुछ इश्यूज़ है क्या, क्योंकि ये सब बेडरूम में जब जाते हो तो ये सब बाहर छोड़ना पड़ता है। तो अगर वो साथ में लेके जाएंगे, ये बेडरूम में रहेगा, तो उसका अफेक्ट डेफिनेटली होता है। और डिप्रेशन एंजाइटी में तो ये होता है क्योंकि 24 आवर्स दिमाग में ये सब इशू चलते रहता है, ये प्रॉब्लम चलते रहता है और उसकी वजह से फिर उनको बेडरूम में दिक्कत आती है। सो जैसे अपने परफॉर्मेंस एंजाइटी की बात की, हम एंजाइटी की बात कर रहे हैं। लोगों को परफॉर्मेंस एंजाइटी बहुत होती है कि क्या मैं अपने पार्टनर को खुश कर पाऊँगा, एंड उसकी वजह से
होता है कि लोग बहुत सफ़र करते हैं और जो मेल पार्टनर होता है मोस्टली बिकॉज ही हैज़ टू सेटिस्फाई द अदर पार्टनर। तो इस टाइम पे लोगों ने इस इशू को टैकल कैसे करना चाहिए अगर वो ओपनली बात नहीं करना चाह रहा है इस बारे में? तो डेफिनेटली अपने मतलब हमें जो सिखाया जाता है या फिर हम जो सीखते हैं कि मेल इज़ अ एक्टिव पार्टनर और फीमेल इज़ अ पैसिव पैसिव पार्टनर, पार्टनर। तो ये बहुत गलत धारणा अच्छा। हमारे लोगों के बीच में है। इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब ओके। उसकी वजह से क्या है कि मेल भी सफ़र करता है क्योंकि उनको लगता है कि ये गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, हाँ। मुझे फीमेल को सेटिस्फाई करना है, मुझे उसको Right. सब कुछ देना है, मेरी साइज़ मैटर करती है या फिर इतना देर चलना चाहिए। तो ये परफॉर्मेंस का जो एंजाइटी है उनके दिमाग में होता है। और फीमेल के दिमाग में ऐसे होता है कि नहीं, मैं फीमेल हूँ तो पैसिव पार्टनर हूँ तो मुझे एंजॉय नहीं करना चाहिए, मुझे जो लग रहा है वो दिखाना नहीं चाहिए। और वो इस वजह से अपने जो डिज़ायर्स है सेक्सुअली उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं और वो एक्टिव पार्ट भी लेना बहुत बार गलत समझते हैं। बहुत बार तो ऐसे होता है कि मेरा पार्टनर क्या जज करेगा, उसको लगेगा कि मैंने पहले सेक्स किया है। तो ऐसे भी उनको लगता है और उसकी वजह से वो अपनी सेक्सुअल इच्छाएं या फिर वो जो एक्टिवनेस है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो उसकी वजह से दोनों भी सफ़र करते हैं। तो एज़ पर मेल को कैसे टैकल करना चाहिए, जो आपका क्वेश्चन था, कि एक तो सबसे पहले कि इसको हमें जर्नी समझ लेना चाहिए, ना कि कोई डेस्टिनेशन। ओके। तो जर्नी क्या होती है कि जो आजू बाजू में है वो हम एंजॉय करते करते जाते हैं और डेस्टिनेशन पे अल्टीमेटली पहुंच जाते हैं। जब हमारा फोकस डेस्टिनेशन पे होता है कि मुझे यहाँ पे पहुँचना है, तो हम क्या है कि आजू बाजू का सब कुछ भूल जाते हैं। तो मैंने खुद का एक 90-10 रूल बनाया है कि जितना भी आप सेक्स कर रहे हो उसमें से 90% जो है वो फोर प्ले होना चाहिए ओके। और सिर्फ 10% आपको इंटरकोर्स प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि 90% टाइम जब क्या है कि मेल और फीमेल का जो सेक्सुअल साइकिल है वो अलग अलग है। मेल इमीडिएटली मतलब तैयार हो जाता है या फिर स्टिमुलेट हो जाता है और झट से वो मतलब डिस्चार्ज भी हो जाता है। तो ये मेल का साइकिल है। फीमेल में कैसा है कि उनको तैयार होने के लिए टाइम लगता है। हमारे मतलब सेक्सोलॉजी में ये बहुत कॉमनली एग्जांपल दिया जाता है कि मेल्स आर लाइक ट्यूबलाइट, बटन दबाया ट्यूबलाइट लग गई। और फीमेल्स आर लाइक स्त्री इज लाइक अ स्त्री। हाँ। उसको बटन जलाने के बाद में गर्म होने को टाइम Time लगता लगता है है। और ठंडा होने के लिए भी टाइम लगता लगता है। सो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है कि मैं तैयार हो गया, मुझे इरेक्शन आ गया तो मैं सेक्स कर सकता हूँ, ऐसे नहीं है। फीमेल पार्टनर को तैयार होने में टाइम लगता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी हिसाब से अगर हम 15 मिनट 20 मिनट अगर फोर प्ले करते हैं, अच्छे से करते हैं, और उसमें एक बात और कि कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि पॉर्न में ये दिखाते हैं या फिर लोग ये बोलते हैं तो यही मुझे करना है। हर फीमेल का या फिर हर पार्टनर आदमी का मैं ये बोलूँगा कि हर पार्ट अलग अलग होता है, सेंसिटिविटी अलग अलग होता है। तो उनको जो अच्छा लगता है, जो चीज़ें अच्छी लगती है वही करना और ज़्यादातर करना ज़रूरी है, ताकि वो ज़्यादा जल्दी वो स्टिमुलेट हो जाए और वो जो ऑर्गेज़म का पीक होता है वहाँ पे वो पहुँच जाए। तो ये समझ लिया और तब तक की, और मैं ये दूसरा एक 90-10 जो मैंने बोला कि आपका जो फोकस है कि 90% चीज़ें ये है, तो इस पे ज़्यादा अगर आप फोकस करोगे तो आप एंजॉय कर पाओगे। अगर आपका दिमाग जो है वो 10% पे है तो ये 90% आप मिस करोगे और सेक्स पूरा नहीं होगा। तो अगर वो 10% तो आएगा ही, डेस्टिनेशन पे तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन आप जर्नी एंजॉय करो, या 90% एंजॉय करने का कोशिश करो। ये आप अगर करते हो तो उनको मतलब फीमेल को ऑर्गेज़म पे पहुंचाना बहुत इजी हो जाता है। तो ये समझना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि बहुत बार फीमेल पार्टनर को भी ये याद रखना चाहिए कि इट्स नॉट कि सिर्फ मेल ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब ये जो है कि अगर मेल का इरेक्शन चला गया तो कितनी फीमेल्स उसको स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं, कितने लोग उसको मतलब हाँ उसने करना चाहिए, उसको नहीं आया, उसका चला गया तो ख़त्म। ऐसे नहीं है, आपको भी थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अलग अलग चीज़ें कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जिसकी वजह से अगर इरेक्शन चला भी गया तो वो फिर से, मतलब ये नहीं है कि इरेक्शन चला गया तो नहीं आएगा। अगर इजैकुलेशन हुए बिना इरेक्शन चला जाता है तो वो फिर से आ सकता है। ओके। अगर इजैकुलेशन हो गया तो यू कैन प्रिपेयर फॉर द सेकेंड राउंड। जब तक वो आधा एक घंटे में सेकेंड राउंड को तैयार होते तब तक यू कैन कंटिन्यू फोर प्ले। और फोर प्ले करते वक्त जब आधा घंटा ये चलता है तो वो फीमेल पीक तक पहुंच सकते हैं। सो आपने 90-10 रूल बताया, तो इसमें क्या होता है कि जो मेल्स है इफ़ दे आर जल्दी ख़त्म हो रहा है, उनका इरेक्शन जल्दी ख़त्म हो गया, इजैकुलेशन हो गया, तो वो टाइम पे क्या करना चाहिए? लाइक
अभी वही मैं जो बोल रहा हूँ कि एक हाँ। तो सबसे पहले ये है कि हमें जो फोकस है वो 90% पे करना ज़रूरी है। ये क्यों है? क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। मैंने जैसे बोला कि जब मेल तैयार होता है तो जो इरेक्शन का रिस्पॉन्स होता है, मतलब मेल स्टिमुलेट हो गया, मतलब उसमें इरेक्शन आ गया। इरेक्शन क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ता है और वो वहाँ पे ब्लड रह जाता है। जितनी देर ब्लड रहेगा उतनी देर वो इरेक्शन रहेगा। तो मेल में जैसे जब स्टिमुलेट होने के बाद में इरेक्शन का रिस्पॉन्स आता है, वैसे ही फीमेल में सिक्रीटरी एंड डायलेटरी रिस्पॉन्स होता है। सिक्रीटरी रिस्पॉन्स मतलब क्या कि उनके इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं उस ग्लैंड्स में से सिक्रीशंस आते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे सलावरी ग्लैंड्स है जहाँ से सलावा आता है, वैसे ही वहाँ पे काउपर्स ग्लैंड है और छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है। तो उसमें से जो सिक्रीशंस आता है वो वहाँ पे चिकनाहट तैयार करता है। वो उसको थोड़ा सा ऑयलिंग का हम जो काम करते हैं बोलेंगे तो वो वहाँ पे हो जाता है। और दूसरा है डायलेटरी। डायलेटरी मतलब जो वाजाइना का जो उसका कैविटी होता है वो थोड़ा सा डायलेट होता है ताकि वो आराम से सेक्स हो सके। तो जब ये ऑयलिंग का काम करने वाला सिक्रेशंस आता है तो वो संबंध जो है वो कंफर्टेबल हो जाता है दोनों के लिए, और घर्षण जो है या फिर फ्रिक्शन जो है थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। अगर वो नहीं है तो दोनों को भी पेन हो सकता है, तो वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और फ्रिक्शन अगर ज़्यादा रहेगा तो तुरंत से इजैकुलेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए फोर प्ले पे ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। और मैंने जैसे बोला कि अगर जब आप फोर प्ले पे फोकस करते हो तो आपका जो ध्यान होता है, जो परफॉर्मेंस, जो गोल होता है कि वो एंजाइटी है, परफॉर्मेंस का एंजाइटी है, या वो गोल है कि उसको सेटिस्फाई करना है, ऑर्गेजम देना है, तो वो अपने आप से दिमाग में से जाएगा और आप जो है माइंडफुल जिसको हम बोलते हैं तो उसमें आप रहेंगे तो वो एंजाइटी भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इरेक्शन में प्रॉब्लम आता है बहुत बार, वो चला जाता है। और जैसे अगर समझो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन किसी को है तो एक तो ये रीज़न है कि इनसफिशिएंट फोर प्ले। अगर फोर प्ले अच्छे से हो जाए, सिक्रेटरी रिस्पॉन्स अच्छा आ जाए, डायलेटेशन अच्छे से हो जाए तो हो सकता है कि उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अगर फिर भी ज़्यादा है तो उसमें दो टेक्निक्स होती है। एक तो है मेडिकेशंस, जिसमें बहुत सारे मेडिकेशंस अवेलेबल है, जो मेडिकेशंस देके हम उसको क्योर करते हैं। और दूसरा जो होता है उसमें स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक आता है, स्क्वीज टेक्निक आता है। तो ये जो टेक्निक्स है, और ये भी ज़रूरी है कि ये आप सेक्सोलॉजिस्ट को दिखा के उनसे अच्छे से समझ के आपको वो करना ज़रूरी है। बहुत बार लोग क्या करते हैं ना कि वो इंटरनेट पे देख लेते हैं और कहीं पे देख लेते हैं और फिर वो गलत तरीके से करते हैं, तो उससे फ़ायदा होने की वजह से बहुत नुकसान हो जाता है। इसके बारे में और एक है कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए बहुत बार स्प्रेज और यूज़ किए जाते हैं। ये बहुत रिस्की हो सकता है। बहुत बार ऑन द काउंटर मिल जाते हैं या फिर नेट पे भी मिल जाते हैं, लोग मंगा लेते हैं। मेरा मुझे लगता है एक साल पहले का ही एक्सपीरियंस है कि एक बच्चा था, मे बी 21 ईयर्स का रहेगा, और उसने ऑनलाइन एक स्प्रे मंगाया क्योंकि उसको लगता था कि मुझे मतलब उसको ये भी नहीं मालूम था कि वो किस लिए यूज़ किया जाता है, बस मुझे सेक्स में अच्छा करना है, मुझे सेक्स बढ़ाना है, तो उसके लिए मैंने मंगा लिया। उसने यूज़ किया, 10 डेज उसको इरेक्शन ही नहीं आया। और उससे वो इतना सदमे में चला गया कि वो मतलब बस अभी मैं ख़त्म हो रहा हूँ, मुझे सुसाइड करना है, ना तो मेरी मैरिड लाइफ कुछ नहीं रहेगी। और वो सुसाइड के थॉट से मेरे पास में आया था, तो उसने ये सब हिस्ट्री बता दी। तो ये जो स्प्रेज होते हैं उसमें एनेस्थेटिक स्प्रे होते हैं यूजुअली, जो कि आपके एरिया को सुन्न कर देते हैं। तो ये मतलब बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर आप सेक्स कर रहे हो, सेक्स किस लिए कर रहे हो? प्लेजर के लिए कर रहे हो। अगर वो प्लेजर ही आपको मतलब पता नहीं, आप आधा घंटा चल रहे हो लेकिन आपको प्लेजर ही नहीं मिल रहा है, तो इसका क्या मतलब है? और ये सिर्फ खुद के नर्व्स एंडिंग पे या फिर अपने एरिया पे नहीं होगा, जब वो फीमेल के कांटेक्ट में आएंगे तो उनको भी तो वो थोड़ा सा इफेक्ट रहेगा। तो इट्स नॉट अबाउट लेंथ कि आप कितने देर चलते हो, इट्स अबाउट कितना अच्छे से आप वो करते हो। और मैंने जैसे 90% पे आप फोकस करते हो ना, तो ये 10% छोटी चीज़ बन जाती है। ओके जैसे आपने सर इरेक्शन बोला कि जितना ब्लड फ्लो रहेगा उतने ज़्यादा टाइम तक हम इरेक्टेड रहेंगे, तो ब्लड फ्लो कैसे इम्प्रूव करना चाहिए वो हमारे मेन एरिया में? मानो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये एक्चुअली सबके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या है कि हम दवाई खाना चाहते हैं, हम सब इमीडिएट इफेक्ट चाहते हैं, तो लेकिन उससे बेहतर है कि हम डेली लाइफ में कुछ चेंजेस करें। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ का जो ब्लड फ्लो है वो ओवरऑल बॉडी के ब्लड फ्लो की तरह है। तो हमारे बॉडी का ओवरऑल ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वहाँ का भी ब्लड फ्लो अपने आप से बढ़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है आपका कार्डियो एक्टिविटी, एरोबिक्स, डांसिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, जिसमें आपका हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ता है,
जिससे आपको पसीना आता है और आपको थोड़ा सा बीपी बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें आप जब करते हो तो उससे अपने आप से वो ब्लड फ्लो बढ़ेगा और वहाँ का एक्टिविटी अच्छा रहेगा। दूसरा है डाइट में कुछ चेंजेस करना, जैसे बीट रूट है, अवाकाडोज है, तो ऐसे कुछ फ्रूट्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है जिसमें ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो केमिकल इंपॉर्टेंट है उसके लिए, तो वो अच्छे से तैयार होने में उससे मदद होता है। तो डाइट में ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल हो या फिर रेगुलर इस्तेमाल हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि जो चीज़ें इस ब्लड फ्लो को अफेक्ट कर रही है उसको कम करना, क्योंकि मैंने जैसे अभी बोला कि लाइफस्टाइल जो है वो बहुत मतलब डिफ़िकल्ट होते जा रही है। नॉनवेज खाना ज़्यादा है, स्पाइसी नहीं बोलूँगा, ऑयली खाना ज़्यादा है, शुगर सॉल्ट ये हमारे खाने में ज़्यादा है, पैकेज्ड फूड्स आ रहे हैं, और एक्सरसाइज कम हो गया है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो रहा है। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि जितना कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ेगा, आपका जो पेट है वो जितना बढ़ते रहा है उतना वो मतलब वहाँ का जो कैविटी है, ब्लड वेसल्स की जो कैविटी है वो छोटी हो जा रही है, उतना समझना ज़रूरी है। और जितना वो छोटी होती जाएगी उतना इरेक्शन आने में, इरेक्शन रहने में प्रॉब्लम होते जाएगा। तो लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खाना और एक्सरसाइज अगर आप वो बराबर से करते हो तो डेफिनेटली इसमें हमको इम्प्रूवमेंट आ सकता है। और कभी कभार ऐसे होता है कि जो सीवियरली डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स है, तो उनके लिए तो मेडिकेशंस ज़रूरी ही है, तो वहाँ पे मेडिकेशंस का रोल बहुत होता है। मेडिकेशन की हेल्प की वजह से वो क्योर होने में या फिर उसको मेंटेन करने में मदद होता है। और बैक ऑफ द एंड जो मतलब जो पीछे है उसके साइड में आपका डायबिटिक डाइट, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे डाइट और एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करूँगा नॉर्मल पब्लिक के लिए। अगर आपने जैसे बोला कि पेट के एरिया पे वेट ज़्यादा है या फैट ज़्यादा है तो उसकी वजह से एक आपने बोला कि वो छोटा हो जाता है। Yes. तो अगर कोई अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है एंड वेट लॉस कर चुका है वो, तो क्या वो टाइम पे उसका साइज भी बढ़ेगा एंड क्या इट विल हेल्प हिम टू लास्ट लॉन्गर? यस, डेफिनेटली। मतलब जब वेट अगर वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, और एक्सरसाइज मैंने जैसे बोला कि एक्सरसाइज जब करते हैं तो नॉर्मली वहाँ का जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा होने लगता है, और जैसे कोलेस्ट्रॉल बॉडी से निकलते जाएगा वैसे वो मतलब कुछ चेंजेस होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। लेकिन एक बार अगर वो प्लैक बन गया वहाँ पे, एथेरोस्क्लेरोसिस वाला प्लैक वगैरह जो होता है, तो उसको थोड़ा सा रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। तो वो दिक्कत है। तो अगर बिलो 40 एज है और वहाँ पे ये अगर काम कर रहा है तो डेफिनेटली इट विल वर्क। और मेनली नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग वेट बट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो ऑल्सो। और साइज मतलब पेनिस का साइज नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो ब्लड फ्लो जो है वो अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। और जितना मेंटेन हो जाएगा आपका, जैसे पहले साइज था, जितना इरेक्शन आपको आता था, जितनी देर रहता था, तो वो डेफिनेटली उसमें फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा जो है आपने जो बोला टाइमिंग के बारे में, तो डेफिनेटली जब हम एक्सरसाइज करते हैं, नॉट कि हम कुछ सर्जरी करके वेट कम कर लिया तो उसका भी इफेक्ट यूजुअली नहीं मिलेगा। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, और हाँ, एक्सरसाइज के बारे में भी लोगों के बहुत गलत फहमी है कि इसने ये बोला है तो मुझे वो करना है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। ये ऐसे होना चाहिए मुझे क्या पसंद है। अगर मुझे साइकिलिंग पसंद है तो मैं साइकिलिंग करूँगा, किसी ने और बोला है जिम इसलिए मैं जिम नहीं जाऊँगा, मुझे जो पसंद है वो मैं करूँगा। इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप आपके पसंद वाली चीज़ें करते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो आपके दिमाग में ये जो मैंने बोला था सीरोटोनिन, डोपामिन तैयार होता है, और वो कॉर्टिसोल जो बैड हार्मोन हम जिसको बोलेंगे या फिर बैड केमिकल बोलेंगे, तो वो वॉश आउट होने में या फिर उसका इफेक्ट कम करने में मदद होता है। तो डेफिनेटली जब सीरोटोनिन बढ़ जाता है तो उसकी हिसाब से वो हमारा जो टाइमिंग है, जो इजैकुलेशन का टाइम है, उसको भी बढ़ने में हमें मदद हो जाती है। और एक ओवरऑल जो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि अब मैं फिट दिख रहा हूँ, फाइन हो गए, तो ये डेफिनेटली जो मेंटल बूस्ट जो होता है वो भी उनको मिलता है। ओके। सो सर, ऐसा क्यों होता है कि जो बहुत सारे कपल्स है लॉन्ग मैरिज के बाद या काफ़ी टाइम शादी के बाद सेक्स करना छोड़ देते हैं, या सो ये कैसा, ये बायोलॉजिकल होता है या इट्स ऑल अबाउट बिहेवियर एंड रूटीन? इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ द बिहेवियर एंड रूटीन। बायोलॉजिकल थोड़ा सा है, और वो भी 45 के बाद में यूजुअली इंटर होने चल जाता है। उससे पहले जो है ना, हमारा क्या है कि बच्चे हो गए तो बच्चे के पीछे दौड़ना है। यूजुअली आदमी भी वहाँ तक सेटल हो जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रमोशंस बढ़ते बढ़ते उतने जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके ऊपर बहुत आ जाती है। पर प्रमोशन हो गए तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में स्ट्रेस भी आ जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं उसकी वजह से बेडरूम में इफेक्ट दिखना चालू हो जाता है। तो बस यही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि हमें इन चीज़ों को यहाँ से अलग करना ज़रूरी है कि मी टाइम की जगह पे वी टाइम जिसको हम बोलेंगे कि हम दो है और ये हमारा टाइम है। एक बार 10 बज गए, बच्चे को सुलाना है
और बाद में हम मतलब ये हमारा टाइम है, हमको इंटीमेसी करना है, फिजिकल रिलेशनशिप रखना है, करना है, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चे जग रहे हैं तो उनके साथ में हमें भी जगना पड़ रहा है। बच्चों का सुबह स्कूल है तो उसका तैयारी करके रखो, इसको कल का प्रेजेंटेशन करना है तो वो तैयारी करना है। आजकल नेटफ्लिक्स का बिंज वॉचिंग और ये सब आ गया है, 10-10 12 1 बजे तक भी वो देखते हैं, और मतलब इसको सेकेंडरी बनाया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसको इम्पोर्टेंस उतना देना ज़रूरी है, उसका वैल्यू जानना ज़रूरी है, उसको वैल्यू करना ज़रूरी है। जब आप वैल्यू करेंगे तो आप अपने आप से टाइम निकालोगे। अगर आप उसको सेकेंडरी बनाते हो तो डेफिनेटली उसमें ये सब दिक्कतें आने लगती है। और हाँ, जब अबव 45 जब आता है तो डेफिनेटली फीमेल्स में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन ग्रेजुअली कम हो सकता है, तो उसकी वजह से भी सेक्सुअल डिज़ायर और परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम्स आ सकती है। ओके सर, बीच में टेस्टोस्टेरोन के ऊपर बहुत लोगों ने शिलाजीत निकाला था एंड इंस्टाग्राम पे ये हो गया था, वायरल हो गया था। सो क्या सही में टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकते हैं? लाइक टेस्टोस्टेरोन अगर किसी को बढ़ाना है तो क्या उन्होंने सही में शिलाजीत लेना चाहिए या इसके लिए कोई और मेडिकेशंस है? डेफिनेटली इसमें क्या है ना कि ये चीज़ें जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स है, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपके बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, जो प्रोसेस है उसको बूस्ट करने में उसका मदद हो जाता है। नेचुरल टेस्टोस्टेरोन एक्सट्रैक्ट होता है, इन टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस भी आते हैं, लेकिन हर एक के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। और शिलाजीत इज़ नॉट द ओनली थिंग, उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल है, और सबका मतलब एक प्रॉपर उसका जो बैलेंस है वो जाना चाहिए, ना कि सिर्फ एक चीज़ आप कितना भी खाओगे, सुबह दोपहर शाम आप ले लोगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। उसके साथ में बाकी भी चीज़ें थोड़ा सा जाना ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट, और मैं जो बोल रहा हूँ कि डाइट और एक्सरसाइज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप ये सब करते हो ना, आपका ओवरऑल हेल्थ इज इक्वल टू आपका सेक्सुअल हेल्थ। आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहेगा, मेंटल फिजिकल, तो उसकी हिसाब से सेक्सुअल हेल्थ भी अपने आप से सुधर जाएगा। फिर ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ज़रूरत है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करो, उस हिसाब से वो प्रॉपर डोज मेंटेन करके उस प्रॉपर डोज में वो कितने दिन लेना है, क्या लेना है, वो देखना भी उतना ही ज़रूरी है। सर बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। तो एक सेगमेंट है ट्रू और फॉल्स, आपको सिर्फ ट्रू बोलना है या फॉल्स बोलना है, एंड अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप उसमें वो भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि तो एकदम डिबेटेबल है तो। सो साइज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सेक्सुअल फॉर सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन। फॉल्स। ओके। मास्टरबेशन कॉजेज वीकनेस एंड हेयर लॉस। रॉन्ग। फॉल्स। ओके। यू स्टॉप एंजॉइंग सेक्स आफ्टर 50। फॉल्स। ओके। Condom reduces pleasure drastically. No. Okay. It depends on which type of condom you use, and beyond that I will say कि intimacy and your sexual pleasure is that much more important than a condom. But sir, और ये condom के बारे में और एक बहुत सारे लोगों का ये है कि condom किसके लिए है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। Okay. 1 महीने पहले की ही केस है, मेरे पास में आया था, मैरिड है, नो कि हर रोज़ वो सेक्स करने वाले हैं, तो इनके लिए ये कॉन्डोम नहीं है। कॉन्डोम इज़ फॉर दोज कि जो 3 महीने में 4 महीने में एक बार सेक्स करते हैं। ओके। या फिर जहाँ पे आपका पार्टनर के बारे में आपको श्योर नहीं है, मतलब हम कमर्शियल सेक्स वर्कर के पास में अगर कोई जा रहा है तो वहाँ पे आपको डर है कि वहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ आपको हो जाए, या फिर कोई पार्टनर ऐसे ही है जिसके बारे में आपको श्योर नहीं है, तो वहाँ पे ये कॉन्डोम ज़रूरी है ताकि वो आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ प्रिवेंट कर सके। और आप कभी कभार आपके जो ऑथेंटिक पार्टनर हम बोलेंगे या फिर ट्रू पार्टनर बोलेंगे, उसके पास में अगर कभी कभार मिलने को जाते हो तो उस टाइम पे कॉन्डोम का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप हर रोज़ कर रहे हो तो बेटर है न्यूली मैरिड कपल्स के लिए कि वो उसी पिल्स जो होते हैं, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, तो उसको यूज़ करें। अगर फर्स्ट इशू हुआ है, फर्स्ट बेबी हुआ है, तो वो कॉपर टी जैसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर सेकंड इशू है, उसके बाद में भी आपको लगता है कि और एक बेबी चाहिए, तो भी कॉपर टी यूज़ करना है। और अगर आपको लगता है कि आपका फैमिली कंप्लीट है, दोनों भी बच्चे या फिर जितना आपको चाहिए उतने 5 साल के बड़े हो गए, उसके बाद में या तो ट्यूबेक्टोमी या वैसेक्टोमी, ये ऑप्शंस रहते हैं। ये कपल के लिए ये जानना ज़रूरी है। बहुत बार इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमी है। तो वो फीमेल ऐसी थी कि उसको ओसी पिल्स नहीं यूज़ करना था क्योंकि उसका वेट गेन हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम आएंगे, बाद में बच्चे नहीं होंगे, ये जो मिसकंसेप्शन है वो उसके दिमाग में थे। तो सी वॉज नॉट अलाउिंग, मतलब वो यूज़ नहीं कर रही थी। और ऐसे था कि जब पार्टनर सेक्स करने के लिए जाता था तो वो तैयार हो गए हैं, स्टिम्युलेटेड है,
और वो कॉन्डम निकालो पहन लो, उसमें उसका मतलब वो गैप हो जाता था और उसका इरेक्शन चला जाता था। उसके ऊपर फिर परफॉर्मेंस का 2-4 बार ऐसे हो तो वो परफॉर्मेंस का प्रेशर उसके ऊपर बिल्टअप होने लगा और इसकी वजह से वो मतलब 8 महीने हो गए लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं तो उसको समझना ज़रूरी है। तो कॉन्डम डजेंट मैटर, जो बैक टू आवर क्वेश्चन, कॉन्डम डजेंट मैटर, टाइप ऑफ कॉन्डम डजेंट मैटर फॉर द प्लेजर, व्हाट मैटर्स इज द इंटीमसी, टाइप्स ऑफ इंटीमसी और एक दूसरे का प्लेजर आप या फिर वो पॉइंट पे पहुंचने के लिए आप एक दूसरे के लिए क्या करते हो। तो सर जो अभी मार्केट में, ट्रू और फॉल्स को थोड़ा साइड में रखता हूँ, मार्केट में जो डिलेड कॉन्डम्स आ गए हैं, आपने जैसे स्प्रे की बात की वो नम कर दे, तो क्या डिलेड कॉन्डम्स अच्छे हैं, यूज़ करने चाहिए या नहीं? आई विल सजेस्ट नॉट टू यूज़, ओके, बिकॉज उसमें यस लिग्नोकेन होता है हाँ. लेकिन वो थोड़े से क्वांटिटी में होता है और उससे इतना बड़ा फ़र्क नहीं आता। थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली फ़र्क आता है, लेकिन मैंने जैसे बोला कि प्रीमैच्योर इजेकुलेशन इज़ अ डिसऑर्डर, उसके लिए ट्रीटमेंट जरूरी है। आप बीमार हो तो मतलब ऐसे कुछ ऊपर की चीज़ें करके कुछ मतलब नहीं है, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला कि मेडिकेशन है, स्क्वीज टेक्निक है, स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक है, तो ये सब चीज़ें प्रॉपर गाइडेंस है, ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। और मैंने जैसे 90% तो फोर प्ले नहीं होगा बराबर से तो सेक्स आपका ख़त्म हो गया। मतलब ये सबसे पहले अगर मेन को मैं बोलूँगा कि आपको परफॉर्मेंस का एंजाइटी है तो सबसे पहले ये एक ही चीज़ करो कि आपको 90% फोकस जो है फोर प्ले और प्लेजर पे लाना है, ना कि लास्ट डेस्टिनेशन है कि अंदर डालना है और आगे पीछे करना है और इजैकुलेट करना है। अगर आप ये 90% में अगर आप पार्टनर को स्टिमुलेट अच्छे से कर पा रहे हो, उनको पीक तक ला सके हो, अगर उनको उसमें भी ऑर्गेजम आता है, बहुत बार ऐसे कि और फोर प्ले में भी वुमेंस को ऑर्गेजम आ सकता है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो और अगर पीक पे आ गए तो उसके बाद आपका काम इजी हो जाता है, उसको ऑर्गेजम दिलाना इजी हो जाता है। और बहुत बार ये भी गलतफहमी होती है कि ऑर्गेजम सेम टाइम पे होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि दोनों को भी मतलब एक ही टाइम पे ऑर्गेजम आना चाहिए, एक बहुत बड़ा गलतफहमी है। हो सकता है कि फीमेल को आप पहले ऑर्गेजम पे लेके आए और उसके बाद में उसका हो जाएगा तो आप अपने बारे में सोच सकते हैं। या फिर अगर कभी कभार ऐसे भी होता है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है या फिर चलता तो बहुत बार है लेकिन तब तक वुमन का नहीं हो पाया, तो यू कैन, अगर नहीं हुआ है तो यू कैन गो फॉर द आफ्टर प्ले। जैसे फोर प्ले होता है वैसे ही आफ्टर प्ले होता है। तो फोर प्ले, इंटर प्ले और आफ्टर प्ले, ये तीनों का भी रोल बहुत बड़ा है, नॉट ओनली फोर प्ले। फोर प्ले 90% तो इम्पोर्टेंट है, वो करेंगे तो आपको आफ्टर प्ले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कभी कभार जिनको परफॉर्मेंस का प्रेशर आता है कि ये करूँगा तो ही ऑर्गेजम आएगा या फिर तभी वो पार्टनर संतुष्ट हो जाए, ऐसे नहीं है। आप अगर डिस्चार्ज हो भी गए तो यू कैन जस्ट, आपके 2 फिंगर्स है, इट्स इक्विवेलेंट टू पेनिस, या फिर आप टॉयज भी आजकल अवेलेबल है तो वो यूज़ करके भी आप उनको प्लेजर देने की या फिर ऑर्गेजम तक लेके जाने की कोशिश कर सकते। ओके, तो सर अगर सबसे बड़ा मिथ, जैसे आपने काफ़ी सारे मिथ बताए, बट एक मिथ जो आप हाईलाइट करना चाहोगे व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग लास्टिंग या परफॉर्मेंस एंजाइटी या सेक्सोलॉजिस्ट के रिलेटेड, एक ऐसा मिथ जो आज के जनरेशन में बहुत है लोगों के बीच? सबसे बड़ा तो मिथ ये है मैस्टरबेशन और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं कि हेयर फॉल हो जाता है, बाद में वो एक्नेज आ जाते हैं, कहीं पे बॉडी नहीं बनती है, वीक होते जा रहा हूँ, मेरा टेस्टिस का साइज़ कम होते जा रहा है, पेनिस का साइज़ कम होते जा रहा है, एक टेस्टिस नीचे आ गया, एक टेस्टिस ऊपर है, और कुछ तो ऐसे भी देखे कि अंधापन आ जाता है। ये बहुत सारे, मतलब मैस्टरबेशन इज़ द बिगेस्ट, मतलब उसके बारे में जो मिथ है वो सबसे बड़ी है। ओके, तो सो हेल्दी मास्टरबेशन जो होता है वो कितने टाइम करना चाहिए, इन अ वीक, इन अ मंथ, कितनी बार होना चाहिए, ऐसा कुछ है साइंटिफिकली? नॉट साइंटिफिकली, ये इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी भूख कितनी है, आप कितनी चपातियाँ खाओगे या फिर कितनी बार खाओगे, ये आपके भूख के ऊपर डिपेंड है। अगर किसी को लगता है कि मेरा एक चपाती से पेट भर जाता है तो इट्स ओके, किसी को लगता है कि नहीं मुझे 10 लगता है तो दैट इज़ ऑल्सो ओके। बट ध्यान ये रखना है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स, या फिर उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं बोलूँगा, उसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, आपको मेनली वहाँ पे एडिक्शन नहीं हो रहा है। मैस्टरबेशन का एक एडिक्शन का जो स्वरूप होता है या फिर कंपल्सिव मैस्टरबेशन जो होता है वो नहीं होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे मैं पॉडकास्ट देखने के लिए बैठ गया और मेरे दिमाग में कि मैं रूम पे जाऊँगा और मैस्टरबेट करूँगा, तो इट्स लाइक ये एडिक्शन हुआ कि मेरा जो फिलहाल का जो चीज़ है या फिर डे टू डे एक्टिविटीज़ है उस पर मेरा फोकस नहीं है। यूजुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका स्टडी इज़ द मेन थिंग, वो उनका मेन है। तो अगर उसमें उसको दिक्कत आ रही है और वो मैक्सिमम टाइम वही सोच रहा है तो इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक। तो इट शुड नॉट बी कंपल्सिव, इट शुड बी अ नेचुरल कि मुझे अब
अच्छा मुझे लगता है कि मुझे आज मैस्टरबेशन करना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है या फिर मूड अच्छा है और मुझे लगता है कि अभी मतलब वो सेक्सुअल एनर्जी वो पीक तक पहुंच जानी चाहिए कि आपको वो लगता है कि वो अभी क्या बोलेंगे उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस होना ज़रूरी है। तो वो इट्स ओके। तो अगर आप नंबर के बारे में बात करें तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और हाँ, अगर कोई हफ्ते में 2-3 बार करता है लेकिन ही इज़ लाइक अभी मैं अकेला हूँ, मुझे टाइम है, मेरे पास फैंटेसी करने के लिए टाइम है और मैं अकेला हूँ, उसमें मुझे अच्छे से टाइम है, तो उसमें वो आराम से फैंटेसाइज करके देख सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि इस्तेमाल बहुत बार हो जाता है, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत आ सकती है। अगर आपको ये आदत है कि हर बार आप देखते हो और बाद में मैस्टरबेट करते हो या फिर देखते देखते मैस्टरबेट करते हो, तो फिर वो 2 मिनट्स जो 2 मिनट्स का मैगी जो है वो प्रॉब्लम आने लगता है। तो ओके। वो थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। इटसेल्फ बाय मैस्टरबेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो रॉन्ग तरीके से किया जाए, वो एडिक्शन के लेवल पे जाए, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। ओके। तो सर अगर आज का जनरेशन तो देखते हो जेन ज़ी है, काफ़ी सारे बच्चे एट द एज ऑफ 14 सेक्स कर रहे हैं, वर्जिनिटी लूज़ कर रहे हैं, 15 साल के बच्चे हैं, 16 साल के बच्चे हैं, तो इन लोगों को आप एडवाइस क्या देना चाहोगे? ये थोड़ा सा एडवाइस देना ना मुझे थोड़ा सा गलत लगता है, ओके। क्योंकि वो करना है वो करेंगे। करेंगे, हाँ। इसके लिए सेक्स एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है कि हो सके तो आप एटलीस्ट 18 तक तो रुक जाओ। पॉसिबल है कि तब तक आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी आ जाएगा, तब आप डिसीजन लेने लायक बन जाओगे और तब आप अगर लगता है कि करना है तो करो। अगर फिर भी, लेकिन मैं जैसे बोल रहा हूँ कि वो करना है तो करेंगे, हमारे ये कहने से नहीं रुकेंगे। अगर करना है तो थोड़ा सा पार्टनर एक तो सबसे पहले, दूसरी चीज़ इट शुड बी लाइक मतलब सेफ सेक्स जिसको बोलते हैं, सेफ सेक्स, सेफ पार्टनर, सेफ मेथड, सेफ पीरियड, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सेफ पीरियड मतलब क्या कि यूजुअली मालूम है कि ओव्यूलेशन के टाइम पे प्रेगनेंसी रहने का चांसेस ज़्यादा होता है, तो अगर आप उस टाइम पे प्रेगनेंसी मतलब कोशिश करते हो तो उसकी वजह से अनप्लान्ड प्रेगनेंसी या फिर ये सब चीज़ें, अनप्लान्ड नहीं बोलूँगा बट अनवांटेड प्रेगनेंसी वो होने के चांसेस रहते हैं, तो फिर लोग उसके लिए गोलियाँ खाते हैं, तो उसके वजह से भी बाद में प्रॉब्लम्स आ सकती है, दिक्कतें आ सकती है। तो ये थोड़ा सा मतलब सेफ पीरियड जान लेना ज़रूरी है। तो यूजुअली हम सजेस्ट नहीं करेंगे बट वो ध्यान देना ज़रूरी है, सेक्स एजुकेशन में ये बताया जाता है। दूसरा जो है सेफ पर्सन, आप मतलब आपको मन में आया, आप कहीं पे आजकल टिंडर और ये जहाँ पे पार्टनर्स का भरोसा ही नहीं है मतलब, तो आप मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस या फिर और कुछ चीज़ों को भी आप न्योता दे रहे हो। फॉर एग्जांपल आजकल जो सेक्स का जो सेक्सटॉर्शन जिसको बोलते हैं, तो वो भी चीज़ें बढ़ रही है, तो कहीं ऐसे ना हो जाए कि आपको ब्लैकमेल किया जाए बाद में। ओके। तो ये सेफ पर्सन कि मेरे पहचान वाला है, हमारी अच्छी बनती है, हम बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं और वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा, उसका कुछ गलत फ़ायदा ना करे कि रिकॉर्डिंग किया बाद में ब्लैकमेल किया, या फिर बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि पहले तो सेक्स कर लेते हैं, वीडियो बना देते हो, फिर फ्रेंड्स को इनवाइट कर देते हैं या फिर उसके साथ भी तुझे करना, ये हम सुनते हैं। ये ऐसे ही नहीं होता, ये जब हम मतलब उसको ध्यान में नहीं रखते तो ये सब चीज़ें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा जो है सेफ प्लेस, आप कहाँ पे सेक्स कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। मैंने जैसे बोला कि अगर कहीं पे आप गलत जगह पे जाके सेक्स कर रहे हो, ओपन या फिर ऐसी चीज़ जगह पे सेक्स कर रहे हो जहाँ पे किसी और को एक्सेस हो सकता है या फिर आपका शूटिंग किया जा सकता है, तो डेफिनेटली आपको बाद में प्रॉब्लम्स हो सकती है। और सेफ मेथड, कॉन्डोम जिसको हम बोलेंगे, तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक्सप्लोर करना ही है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप 80 तक रुक जाओ। 18 के बाद में ठीक है, मतलब आपका तब तक वो टेस्टोस्टेरोन आपको शांत नहीं बैठने देता है, और अभी ऐसे है कि मतलब हम उनको भी दोष नहीं देंगे। देखो पहले क्या था कि बच्चे 12 साल में एज में आते थे, उनका बाल विवाह जो प्रथा थी तो उसमें उनका शादी हो जाता था, उनको अवेलेबल था। अभी बच्चों का एजुकेशन ही 25-30 में कंप्लीट हो जाता है, उनको सेटल होना होता है, उनको फ्लैट होना चाहिए, बाद में शादी होगा, उसकी वजह से ये एज बढ़ता जा रहा है। और उल्टा जो है कि एज में आने का या फिर जो मैच्योर होने का जो एज है वो नीचे जा रहा है। तो बच्चे भी तो क्या करेंगे, तो अगर लेना ही है आपको डिसीजन तो 18 के बाद में लो, उससे पहले मत लो। और जब भी लेंगे डिसीजंस तो ये सब जो 4 चीज़ें मैंने सेफ प्रैक्टिस के बोले वो ज़रूरी है।
तो सर आप इतने सारे पेशेंट्स को मिलते हो, एडवाइस देते हो, ऐसा कोई इंटरेस्टिंग फ़नी केस आपको हमेशा अब तक याद है कि आपकी जर्नी में जो आप शेयर करना चाहोगे, बिना नाम लिए? बहुत सारे डेफ़िनेटली, नाम तो कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इश्यू है और हिंट भी नहीं दूँगा मैं ज़्यादा। हाँ। बट सबसे फ़नी जो केस मैं बोलूँगा, जब मतलब हम सायन में साइकियाट्री का जब हम पीजी का पोस्ट कर रहे थे, हुँ। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड था जो मेरा कलीग था। हाँ। तो वी आर बोथ इंटरेस्टेड इन सेक्स की, मतलब सेक्सोलॉजी का प्रैक्टिस करना है, सेक्सुअल मेडिसिन का प्रैक्टिस करना है, तो तब से हमारे दिमाग में वो कीड़ा था। तो जब भी सेक्स ग्रुप हमारे पे एक होता था कि सेक्स ग्रुप मतलब एक आई तो वेडनेसडे या कुछ तो था जिस दिन हो हमें वो सेक्स के पेशेंट्स देखने होते थे। हाँ। तो हमारी फीमेल कलीग थी वो उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगता, हाँ। तो वो जब भी होगा तो हम दोनों ही देख लेते थे। तो हम 2 लोग वो केस देख रहे थे और एक आई डोंट नो यूपी या बिहार से कोई तो आया, तो उसने ये केस बताया था कि वो तंबू वाले बाबा के पास मैं गया था, जो रोड साइड होते हैं ना वहाँ पे। हाँ। और उसने बताया कि मैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए मैं गया था। तो उसने बताया हिस्ट्री तो मैस्टरबेशन करते हो क्या, कितनी बार करते हो, उसकी वजह से हुआ है, तो आपका करंट चला गया है। तो बोला कि कैसे करंट चला गया है? तो उसने लिटरली कुछ तो उसके पास में बटन था और साइड में बल्ब था, हाँ। वो वैसे रखता था वहाँ पे और वो बटन हाथ से बंद चालू वो खुद से करता था। यहाँ पे करंट है, यहाँ पे नहीं है। लाइक हमें तो शौक हो गया कि ऐसी भी चीज़ें लोग करते हैं और उसके लिए मतलब बहुत सारे लोग जो अनपढ़ है मैं बोलूँगा वो उसको मतलब क्या बोलेंगे मान के चलते हैं। तो Right. इट वाज लाइक वो सबसे फनी मैं बोलूँगा, और बाकी तो छोटा मोटा तो चलता ही रहता है। ओके, थैंक यू सो मच सर, एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, इसके बारे में बात करने के लिए इतनी ओपनली, एंड थैंक यू कि आपके साथ हमको शूट करने का मौका मिला। आई विल से थैंक यू टू यू, क्योंकि मैं 10 साल से इस मिशन पे हूँ कि हाँ। सेक्सुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ इसके बारे में जितना ज़्यादा हो सके अवेयरनेस के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं खुद से Right. काम कर रहा हूँ, मैं लोगों को साथ में लेकर काम कर रहा हूँ। और इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि एक कदम हम और आगे आगे आप मुझे लेके जाने के लिए आपने मौका दिया। हम अभी फ़िलहाल जैसे मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स टॉक अबाउट सेक्सुअलिटी, ये जो सीरीज़ है वर्ल्ड सेक्सुअल हेल्थ डे 4 सितंबर था, तो उसके हिसाब से हमने ये चालू किया है। आप उसमें यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे जो सेक्सोलॉजिस्ट है इंडिया के, थ्रू आउट द इंडिया, तो उनसे आप बहुत सारी जो नई नई चीज़ें हैं, अलग एटीट्यूड्स है या फिर लोगों ने क्या करना चाहिए, इस पे हम ये जो हमारा करंट ड्राइव है जिसको मैं ड्राइव बोलता हूँ, अलग अलग ड्राइव मैंने अभी तक किया है। माइंड केयर मैराथन था जो मेंटल हेल्थ के लिए था, तो ये लेट्स टॉक अबाउट सेक्सुअलिटी ड्राइव है। तो इसमें मेरा यही मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेक्सुअलिटी के बारे में ओपननेस आ जाए, मतलब टॉपिक जो है लेट्स टॉक अबाउट सेक्सुअलिटी, तो ये हमारा हेतु है। और इसी के लिए आपने मुझे मौका दे दिया, इसलिए मैं आपको थैंक यू कहना पाऊँगा। जो ऑडियंस है आपकी, तो मैं उनको बोलूँगा कि मानव ने आपके लिए इतना अच्छा मौका क्रिएट किया है, तो डेफिनेटली आपको ओपन अप होना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। तो ये जो वीडियो है आप लोगों तक पहुंचाओ ताकि सब लोग ओपन हो जाए, Right. सब लोग ओपनली बात करने लगे। जब ये ओपननेस आएगा तो डेफिनेटली ये जो कलंक है, ये जो शेम है, ये जो गिल्ट है, वो कम हो जाएगा। Right. और वो कम हो जाएगा ना, तो मतलब उसके बारे में लोग बात करने लगेंगे, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने लगेंगे। और मैंने देखा है कि 10-10 साल, 20-20 साल लोग इसके साथ में जीते हैं। तो जीते नहीं, मैं मरते हैं बोलूँगा, अंदर से मरते हैं। जी तो रहे लेकिन वो अंदर से मर रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको इसका बहुत सारा फ़ायदा होगा, जो व्यूअर्स है उनको भी फ़ायदा होगा अगर वो शेयर करते हैं और किसी एक भी आदमी तक ये पहुंच गया, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन कि आपने मुझे ये मौका दिया। और इसके साथ में मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आपका टाइम दिया है हमें ये पॉडकास्ट देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।